नमस्ते विद्यार्थियों। आपको इससे पूर्व जो क्लासें हैं उसके अंतर्गत स्वर संधि के जो भेद है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। स्वर संधि की 10 क्लास पूरी हो चुकी है। अब ये जो स्वर संधि का एक भेद है, जो लास्ट का भेद है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकृति भाव संधि होती है ये भी एक स्वर संधि का भेद होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति भाव संधि केवल संस्कृत में ही अपन पढ़ते हैं, हिंदी के अंतर्गत ये नहीं चलती है। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत होता क्या है कि जो प्रकृति भाव संधि है उसके अंतर्गत संधि तो प्राप्त होती है लेकिन संधि नहीं हो, संधि होते हुए भी संधि कार्य नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? प्रकृति भाव संधि कहलाता है। जैसे प्रकृति भाव कहाँ होता है, तब यहाँ पर अपन ये करते हैं कि जहां प्लुत स्वर हो, प्लुत स्वर हो या फिर उसके बाद प्लुत स्वर हो या शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो, प्रगृह्य संज्ञक शब्द हो। प्रगृह्य संज्ञा की एक संज्ञा होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है जहां पर जिस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है वहां पर कोई संधि कार्य नहीं होता है, और जहां पर प्लुत स्वर होता है वहां पर भी कोई संधि कार्य नहीं होता है। प्लुत स्वर या प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद में अगर कोई अच आता है, अच आ जाता है, अच का मतलब स्वर आता है, स्वर आता है तो संधि होती है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि का मतलब कि जैसा आपने संधि विच्छेद किया है उसका वैसा का वैसा ही रूप होना चाहिए। जैसे अपन मैंने लिखा, जैसे प्लुत, कोई प्लुत स्वर आ गया या फिर कोई प्रगृह्य संज्ञक शब्द है, प्रगृह्य संज्ञक शब्द है और उसके बाद में कोई अच है, तो इनके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथावत स्थिति जैसी है वैसी की वैसी बनी होती है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संधि भी नहीं हुई, संधि भी नहीं हुई तो संधि कार्य प्राप्त होते हुए भी संधि कार्य नहीं होता है, वहां पर संधि होती है प्रकृति भाव संधि। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकृति भाव संधि के नाम से जानते हैं। जो किसका भेद बताया? ये अस्वर संधि का भेद है, प्रकृति भाव संधि। अब आपने देख लिया, जिसको समझ लिया कि जहां पर प्लुत स्वर हो या प्रगृह्य संज्ञक शब्द हो उसके बाद में अगर कोई भी स्वर आया है तो प्रकृति भाव संधि हो जाती है। चाहे प्लुत स्वर आया हो चाहे प्रगृह्य संज्ञक शब्द हो, उसके बाद में अच आया हो तो ना तो इस अच के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा और ना ही इस प्लुत स्वर या प्रगृह्य संज्ञक शब्द के स्थान पर परिवर्तन होगा। जब ऐसी अवस्था होती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। अब देखो ये इसके बाद में अपन आगे एक उदाहरण में समझेंगे। जहां पर प्लुत स्वर होता है, प्रगृह्य संज्ञक होता है, वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। यहां पर एक सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, ऐसा एक पाणिनि भगवान ने नियम लिखा है। सर्वत्र विभाषा गो, विभाषा का मतलब होता है विकल्प से, गो का मतलब गो पद के अंत में रहने पर, सर्वत्र सब जगह, गो पद के अंत में रहने पर पदांत में सब जगह विकल्प से प्रकृति भाव होता है। ये बताता है, ये विकल्प से प्रकृति भाव होता है। विकल्प का मतलब होता है एक बार होना और एक बार नहीं होना। तो जैसे यहां पर लिखा है इन्होंने, यहां पर क्या लिखते हैं अपन, जैसे गोपद है, गोपद है और इस गोपद के बाद में, गोपद के बाद में अगर हरिस्व अकार आया है, अकार है, तो वहां पर संधि कौन सी होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। और वो भी कैसी होगी? वो भी वैकल्पिक होगी, एक बार होगी और एक बार नहीं होगी। तब अपन यहां देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, अग्रम का मतलब होता है आगे, गौ का मतलब गाय, गायों में जो आगे होता है उसको अपन बोलते हैं गो अग्रम। गो का मतलब गाय होता है। सर्वत्र विभाषा गो ने क्या कहा कि गो पद के अंत में रहने पर हरिस्व आकार अगर बाद में है तो प्रकृति भाव संधि हो जानी चाहिए। यहां पर गो के बाद में अग्रम का आ है जो अच स्वर है, हरिस्व आकार है,
और गो एक पद माना जाता है, गो के साथ में सुबंत हुआ है इसलिए गो पद का रूप है। तो ऐसी स्थिति में सर्वत्र विभाषा गो ने कह दिया कि ऐसी स्थिति है तो वहां पर संधि कार्य नहीं होना चाहिए। जब अपन यहां देखते हैं तो देखो ओ है, यानी एंग मैंने बताया था, एंग के बाद में अगर अ आता है तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी पूर्व रूप। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि। आपने अगर वो क्लास पढ़ी है तो आप आराम से इसमें बता सकते हो। और अगर अ पहले है एंग बाद में तो कौन सी संधि हो जाती है? पर रूप संधि हो जाती है, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? यहाँ पर ओ है, ओ के बाद में अ है तो पूर्व रूप संधि होती है, यानी ये आकार ओ में जाके मिल जाएगा और एस का रूप धारण कर लेगा। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन सर्वत्र विभाषा गो ने जब यहाँ पर ऐसी स्थिति देखी तो इसको मना कर दिया पूर्व रूप को कि आप पूर्व रूप नहीं कर सकते हैं। अगर गो पद के अंत में रहने पर हरिस्व आकार है तो फिर वहां पर प्रकृति भाव करना। तो प्रकृति भाव करेंगे तब अपन क्या करेंगे? यहां पर कोई संधि कार्य नहीं होगा, मतलब पूर्व रूप संधि नहीं होगी। तो ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहेगा। गो अग्रम जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बताओ यहाँ गो अग्रम में कौन सी संधि हुई है? यहाँ गो अग्रम में हुई है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि हुई है? प्रकृति भाव संधि हुई है। यहां पर अपन प्रकृति भाव संधि कह सकते हैं। अब ये प्रकृति भाव संधि जो है यहाँ पर ये जो नियम है ये एक बार करता है और एक बार नहीं करता। ये मना कर देगा कि नहीं मैं प्रकृति भाव संधि नहीं करना चाहता। तो प्रकृति भाव संधि नहीं करना चाहेंगे तो हमारा पूर्व रूप तो होगा ही। जब पूर्व रूप होगा तो गो का जो आ है वो किस में जाके मिल जाएगा? ओ में जाके मिल जाएगा। और किसका रूप धारण कर लेगा? वो कर लेगा ए का। जैसे मतलब ए और ओ के बाद में अगर ए होता है तो यहां पर क्या होता है कि ये ए है और ये ए जो है वो एस की तरह बन जाता है, और ओ है तो ओ के साथ में ये एस की तरह बन जाता है। ये सी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर ओ के साथ में ए क्या बन जाएगा? ए एस की तरह बन जाएगा। तो अब हमारा दूसरा रूप क्या बनेगा? दूसरा रूप बनेगा गो अग्रम। ऐसे बन गया। अब इस गोग्रम में कौन सी संधि है? इस गोग्रम में पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि है। अब यहां पर क्या होता है कि जब पूर्व रूप संधि है तो उस पूर्व रूप संधि से पूर्व में भी एक हमारे जो है ऋषि मुनि हुए हैं जिसका नाम है स्पोटायन ने एक अपना नियम लिखा था, अवंग स्फोटायनस्य एक नियम लिखा था। उन्होंने क्या लिखा कि जब गो का ओ है उसके बाद में अग्रम का आ है और प्रकृति भाव संधि होगी तब तक तो ये कुछ नहीं करता। लेकिन प्रकृति भाव संधि नहीं हुई तब ये स्फोटाय ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि इस गो के स्थान पर अवंग कर देना चाहिए। फिर जब गो के स्थान पर अवंग कर देंगे तो क्या बनेगा अपना? ग में से ओ के स्थान पर अवंग कर देंगे तो अवंग का अंग और अग्रम का अग्रम। यहाँ पर क्या होता है? अवंग में ग की संज्ञा तसे लोप से लोप हो जाता है और ग में ए मिला देंगे तो अपना रूप क्या बनेगा? गवधन अग्रम। गौधन अग्रम बनेगा। अब ए के बाद में आ है तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो गई। जब दीर्घ हो गई तो ए और ए क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। जब आ बन जाएगा तो रूप क्या बन जाएगा अपना? गवाग्रम। तो अपना जो दूसरा रूप है वो बनता है गवाग्रम का। पहला रूप बनता है गोधन अग्रम में गोग्रम का, जहां प्रकृति भाव संधि होती है। जहां प्रकृति भाव संधि नहीं होगी वहां अवंग स्फोटाय नसे स्फोटाय ऋषि के मत में गो को अवंग आदेश हो जाएगा। जब अवंग आदेश हो जाएगा तो गे की संज्ञा करके इसमें से केवल अव बचेगा और गवधन अवग्रम रहेगा। दीर्घ संधि करेंगे तो गवाग्रम बनेगा। अब स्थिति क्या होती है कि ये भी केवल स्फोटा यानी ऋषि मुनि के मत में ही होता है, बाकी ऋषियों के मत में नहीं होता है। जब इनके मत में ही होगा, ऋषि मुनि के मत में ही होगा, तभी यहाँ पर गवाग्रम बनेगा। अगर स्फोटा ऋषि के मत में नहीं, मतलब इसके अलावा अगर पाणिनि ऋषि के मत में होता है तो फिर इसका मतलब अवंग नहीं होगा। जब अवंग नहीं होगा तो फिर हमारा जो पहले वाला रूप है अवंग वाला, जहां पूर्व रूप होता है वहां पर हम तीसरे रूप में क्या कर देंगे? पूर्व रूप कर देंगे, यानी कि ओ के बाद में ए रहेगा तो उसको एस बना के लिख देंगे। तो अपना रूप क्या बन जाएगा? गो अग्रम। तीसरा रूप बना अपना गो अग्रम। तो ये तीनों रूप कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो गो अग्रम, गवाग्रम और गो अग्रम, ये तीन रूप जो है तीनों के तीन शुद्ध बनते हैं। गो अग्रम बनता है तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है।
गवा अग्रम बनता है तो यहाँ दीर्घ संधि हुई है, और गो धन अग्रम ऐसे कैसे बना है तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई है। जैसे आगे अपन और एक उदाहरण में इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा गोधन अदीप है, गोधन अदीप है, ठीक है। अब गो में ओ है, अदीप का आ है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पहले तो अपन क्या करेंगे, प्रकृति भाव करेंगे। जब प्रकृति भाव करेंगे तो क्या बनेगा अपना पहला रूप बनेगा गो अदीप। ऐसे कैसे, इसमें कोई संधि नहीं होगी, तो यहां संधि प्राप्त थी लेकिन उसको रोक दिया, पूर्व रूप संधि। और फिर दूसरा जो रूप बनेगा उसमें अवंग स्फोटाय नस्य ऋषि के मत में क्या हो जाएगा, अवंग आदेश होगा, अवंग आदेश होगा। जब अवंग आदेश होगा तो कई बार अपने अवंग आदेश होने वाला जो रूप बनता है उसको अवंग आदेश संधि भी बोलते हैं, अवंग आदेश संधि के नाम से भी उसको जानते हैं। तो अवंग हो जाएगा, अवंग का संज्ञा होने पर तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो हमारी स्थिति बनती है गवधन अदीप वाली। और यहाँ पर जब अपन दीर्घ संधि करते हैं तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता तो क्या बनता है, गवादीप, गवादीप बन गया। और उसके बाद में अगर अवंग नहीं हुआ, स्फोटाय ऋषि के मत में अवंग नहीं होता है, तो अपना तीसरा रूप बनता है कि ए जो है किस में जाके मिल जाएगा, ओ वाले में, और एस का रूप धारण कर लेगा, मतलब पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो पूर्व रूप संधि होगी तो रूप क्या बन जाएगा, अपना रूप बनेगा गो अदीप है, गो अदीप है। तो इस प्रकार से प्रकृति भाव संधि का रूप अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर गो पद के अंत में हरिस्व आया है, गो पद के रहते बाद में हरिस्व आकार आया है, तो प्रकृति भाव हो जाती है विकल्प से, एक बार होती है और एक बार नहीं होती, जिसके मैंने दोनों उदाहरण आपको समझाए हैं। अब यह अपन जब प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं तो इस प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत अपन ने ये चीज पढ़ी है कि जहां प्लुत होता है वहां पर प्रकृति भाव संधि होनी चाहिए, ठीक है नहीं है। इसने तो सीधा सा बता दिया कि गो पद के रहने पर प्रकृति भाव होती है, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है कि जहां पर प्लुत स्वर है या फिर प्रगृह्य संज्ञा हुई है, प्रगृह्य संज्ञक शब्द है, और उसके बाद में कोई अच आया है, कोई अच स्वर है, तो प्रकृति भाव होता है। क्या होता है, प्रकृति भाव संधि होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, या तो प्लुत स्वर मिलना चाहिए या फिर क्या मिलना चाहिए, प्रगृह्य संज्ञक मिलना चाहिए। जब प्रगृह्य संज्ञक मिलना चाहिए, जब ऐसी स्थिति होती है तब कहा है कि हमें अब कैसे पता चलेगा, तो अपन ने पढ़ा है कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, हरिस्व, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत का मैंने आपको चिन्ह बताया था कि जो प्लुत स्वर होता है उसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे 3 का निशान होता है। जैसे मैंने ए लिखा और इस आगे 3 लगा दिया, तो ये कौन सा स्वर है, ये प्लुत स्वर है। मैंने लिख दिया जैसे ई और ई के आगे ऐसे 3 लगा दी, तो कौन सा स्वर कहलाएगा, ये प्लुत स्वर कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहां कहीं भी होगी वहां पर भी प्रकृति भाव ही हो जाता है। तब कहा कि ऐसी कंडीशन कहां कहां होती है, तो पाणिनि ने भगवान ने एक नियम बताया। क्या बताया, दूरात दूते, दूरात दूते च। इन्होंने क्या कहा, दूर से संबोधन करने अर्थ में, दूर से संबोधन करने अर्थ में उस स्वर को प्लुत मानना चाहिए। अगर अपन दूर से किसी को आवाज लगाते हैं, दूर से किसी को पुकारते हैं, तो दूर से पुकारने पर जो स्वर का निष्पन्न स्वर होता है वो स्वर प्लुत संज्ञक माना जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हे कृष्ण, ऐसे लिखा मैंने हे कृष्ण। अब ये क्या है, दूर से संबोधन करते अर्थ में, यानी संबोधन जो होता है वो दूर से करने के लिए अर्थ में आता है। जैसे मैंने लिख दिया हे राम, अब हे राम, राम को अपन दूर से पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो यहाँ जो नय में अ है, नय में जो अ है, इस अ को कौन सा स्वर मानना चाहिए, कहा इस अ को प्लुत स्वर मानना चाहिए। इस अ को कौन सा स्वर मानेंगे, प्लुत स्वर मानेंगे। तो दूर से संबोधन करने अर्थ में जो स्वर होता है उस स्वर को प्लुत स्वर मानना चाहिए। जैसे कहा एही कृष्ण कृष्ण अत्र गौश चरती, गौश चरती। कहा हे कृष्ण, यही इधर आओ, हे कृष्ण यहां आओ, यहां अत्र आओ, कृष्ण यानी कृष्ण, यही यानी आओ,
गौ चरती, गाय चर रही है। यानी कृष्ण भगवान जब गाय चराता था उसको ये पता नहीं था गाय इधर उधर कहीं खो गई है, तो वो जब गायों को ढूंढ रहा था तो ये ग्वाला ने उसको आवाज लगाई दूर से, और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण यहाँ आओ, गाय आपकी यहाँ चर रही है। तो यहाँ पर जब कृष्ण को उन्होंने दूर से संबोधन किया तो इस नय में जो अ है ये क्या हुआ, ये प्लुत कहलाया। जब ये प्लुत कहलाया तो प्लुत कहलाने के बाद में जो नय में अ और अत्र का अ है, अत्र का अ, तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होकर यहाँ पर ये इसको प्लुत माना, जहां पर प्लुत स्वर होता है वहां पर प्रगति भाव संधि हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं हुआ। कैसा हुआ, ये जैसे है वैसा का वैसे रहा। यही कृष्ण अत्र गौस चरती। इस प्रकार इस रूप को अपन बना सकते हैं, इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि इस वाक्य में न में अता, अत्र का अह सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कृष्णात्र बना सकते हैं लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि दूर से संबोधन करने अर्थ में जो शब्द है उसका जो स्वर है वो स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर कृष्ण को दूर से पुकार रहे थे, इसलिए नय में स्वर था, ये स्वर प्लुत संज्ञक होने की वजह से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई। इन दोनों में कौन सी संधि हो गई, इन दोनों में प्रकृति भाव संधि हुई है। जब प्रकृति भाव संधि हुई तो इसका मतलब क्या होता है, कोई संधि कार्य नहीं हुआ है, और संधि कार्य नहीं हुआ तो संधि कहलाई प्रकृति भाव संधि कहलाई है। अब आगे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे प्रगृह्य संज्ञक शब्द, कि जहां कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जहां पर प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां पर स्वर के रहने पर प्रकृति भाव किस प्रकार से होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ाएंगे।